हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्लास है पावर सिस्टम पे, और इससे पहले हमने क्लासेस में डिस्कस किया द बेसिक डायग्राम दैट वी विल बी यूजिंग इन स्टडिंग द पावर सिस्टम। ये हमने देखा था एक लाइन डायग्राम क्या होता है, या बोल सकते हैं कि एक हमारा ब्लॉक डायग्राम क्या होता है ऑफ ए बेसिक पावर सिस्टम, वो हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा था द डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स जो कि पावर सिस्टम में यूज होते हैं। तो इसको हमने क्लासिफाई किया था डिपेंडिंग अपॉन कि किस वोल्टेज लेवल में ये आता है। तो 1.1 kV तक के जितने भी वोल्टेजेस थे उसको हमने डिफाइन किया था एज ए लो वोल्टेज लेवल, एंड आफ्टर दैट द वोल्टेज दैट वाज कमिंग इन अराउंड 1.1 kV टू 345 kV। तो इस रेंज में जितने भी हमारे वोल्टेजेस होते थे उनको हमने माना था हाई वोल्टेज, एंड आफ्टर दैट एनी वोल्टेज लेवल बियॉन्ड द 345 kV लेवल विल बी टर्म्ड एज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि इसके बाद के जो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमारे पावर सिस्टम में यूज होंगे, ये सारे टॉपिक्स को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे आज। तो ये कुछ बेसिक हमारे पैरामीटर्स है जो कि हम लोग पढ़ेंगे। तो वी विल बी स्टार्टिंग आवर जर्नी विथ ट्रांसमिशन लाइंस। तो पावर सिस्टम का ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसमिशन लाइन। इसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो इसमें अलग अलग पैरामीटर्स होंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, अलग अलग एलिमेंट्स होंगे जिनको हमको डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ए पावर सिस्टम इन ए वेरी एफिशिएंट वे। तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज सीरीज पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स। तो ये जो सीरीज पैरामीटर्स है हमारा, तो दीज पैरामीटर्स आर द पैरामीटर्स, इसका मतलब ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि हमारे पावर सप्लाई को इफेक्ट करेंगे इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम द जनरेशन टू द लोड और द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वी यूज द ट्रांसमिशन लाइंस। तो अब ट्रांसमिशन लाइंस में भी कुछ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि उस पावर सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। तो उन्हीं पैरामीटर्स को हम लोग डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट पैरामीटर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज लाइन रेजिस्टेंस। ये हमारा पहला पैरामीटर है। तो बेसिकली अगर इन सिंपल वर्ड्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे किसी भी कंडक्टर में अपना एक रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि अगर हमने एक कंडक्टर माना है तो देयर विल ऑलवेज बी सम इंटरनल रेजिस्टेंस एसोसिएटेड विद दैट कंडक्टर। एक इंटरनल रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का हमेशा होगा जो कि उससे रिलेट करेगा, जो कि कितने भी लेंथ की अगर हम लोग बात कर रहे हैं या कितने भी डायमीटर का कंडक्टर लें, तो दिस विल ऑलवेज बी अकम्पनीड विद सम इंटरनल रेजिस्टेंस। कितना भी अच्छा अगर हम लोग कंडक्टर लेते हैं तो रेजिस्टेंस होगा ही। तो इवन जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन से दे आर ऑल्सो एक काइंड ऑफ कंडक्टर्स। इनको हम लोग बेसिकली कंडक्टर से ही बनाते हैं, तो इनका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो दैट विल बी कंसिडर्ड, जो कि क्योंकि हमारा पावर सिस्टम का जो हमारा पढ़ाई है तो उसमें छोटी सी छोटी चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं द ट्रांसमिशन ऑफ द पावर। तो इसलिए हम लोग लाइन रेजिस्टेंस को भी डिटेल में पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट द सेकेंड टॉपिक दैट विल बी कवर्ड विल बी इंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर। अब इंडक्टेंस क्या होता है? स्ट्रेट कंडक्टर अभी हम लोग मान लेते हैं कि जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है तो बेसिक जो कि स्टील से बने होते हैं, एंड उनके बीच में क्या होता है, वी हैंग आवर कंडक्टर्स। तो ऐसे कंडक्टर्स, बड़े बड़े कंडक्टर्स क्या होता है, दो टावर्स के बीच में ऐसे कनेक्टेड होते हैं। एंड ये जो कंडक्टर्स हैं दे आर जनरली मेड अप ऑफ समथिंग लाइक एल्यूमिनियम और स्टील। तो एल्यूमिनियम या स्टील का हमने इसे बनाया। तो जब भी कहीं पे पावर सप्लाई हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी सप्लाइड ओनली इन द फॉर्म वेयर देयर इज सम वोल्टेज एंड करंट। मतलब पावर तभी ट्रांसमिट होगा इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम जबकि वहाँ पे वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों को एग्जिस्ट करता है, देन ओनली वी विल बी हैविंग सम पावर ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे जो हमारा पावर ट्रांसमिट हो रहा है दैट विल बी हैविंग सम फॉर्म ऑफ करंट। तो जहाँ पे भी करंट आता है तो हमें पता है कि देयर इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ करंट कि व्हेनेवर करंट इज पास्ड थ्रू ए पोर्शन ऑफ स्पेस, या फिर स्पेस से हम लोग करंट पास कर रहे हैं और थ्रू ए कंडक्टर, इधर दोनों ही केसेस में क्या होता है, द करंट
causes some magnetic fields around it. इसका मतलब जब भी कोई करंट फ्लो कर रहा है इन ए गिवन स्पेस, देन उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होता है. फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट अस कंसीडर दिस पीस ऑफ कंडक्टर. ये रेड कलर का हमने अगर कंडक्टर माना है तो, एंड इफ वी थिंक दैट देयर इज ए करंट, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें एक करंट है ऑफ मैग्नीट्यूड आई इन दिस डायरेक्शन. अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है देन क्या होगा, देयर विल बी ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट जो कि इसको इंसर्कल करेगा. इट विल बी फॉर्म्ड इन द शेप ऑफ सर्कल्स अराउंड द कंडक्टर. तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है व्हेनेवर देयर इज करंट इन ए सिस्टम और ए कंडक्टर. तो इन मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड खुद में भी क्या करते हैं, फ्लो ऑफ करंट को इफेक्ट करते हैं. तो इन केस अगर ऐसे कंडीशन को हम लोग कंसीडर करें वेयर ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट कर रहे हैं विद द ट्रांसमिशन ऑफ करंट. अगर इसके बगल में एक हमारा कंडक्टर है एंड अगर उससे ये इंटरैक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस मैग्नेटिक फील्ड विल हैव ए इफेक्ट ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ द करंट. तो इसी इफेक्ट को हम लोग इंडक्टेंस बोलते हैं, विच कम्स बाय द वर्च्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स. तो ये जो फील्ड होता है, ये जो इफेक्ट होता है इंडक्टेंस का, दैट इज नॉट कन्फाइंड टू डिफरेंट कंडक्टर ओनली. ऐसा नहीं है कि अगर ये कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 2 है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इन द कंडक्टर 1 विल अफेक्ट ओनली द करंट इन द कंडक्टर 2. ऐसा नहीं है. इवन जो इसमें कंडक्टर 1 में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है दैट विल इफेक्ट द करंट इन द कंडक्टर 1 ऑल्सो. इसका मतलब अपना मैग्नेटिक फील्ड जो खुद करंट की वजह से बना, उस कारण से ये खुद को भी इफेक्ट करेगा. तो ये हम लोग आगे चल के देखेंगे कि देयर आर वेरियस इफेक्ट्स लाइक स्किन इफेक्ट एंड अदर थिंग्स जो कि इसी पे डिपेंड करता है. जब भी हम लोग एसी ट्रांसमिशन की बात करते हैं देन देयर इज इंडक्टेंस इन्वॉल्व्ड ऑलवेज विद दैट ट्रांसमिशन. अगर हम लोग डीसी की बात करें तो डीसी में क्या होता है, देयर इज अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. तो उस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, देयर इज नॉट ए लॉट ऑफ इफेक्ट, या फिर जब स्टेडी स्टेट में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वो करंट के फ्लो को उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है. बट इन एसी क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमारा जो करंट है वो खुद में ही क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है. इट इज़ अल्टरनेटिंग इन नेचर. तो इस कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग इन नेचर. दैट मीन्स अगर फ्लो ऑफ जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है अगर इस डायरेक्शन में है तो आफ्टर सम टाइम इट विल रिवर्स इट डायरेक्शन. तो इस रिवर्सल के कारण क्या होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हमारा करंट है उस पर इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है. तो इन एसी सप्लाई ही वी ओनली ऑब्जर्व दिस इंडक्टेंस इफेक्ट. नाउ मूविंग अहेड, अब हमें क्या पढ़ना है, इंडक्टेंस ऑफ ए सिंगल फेज लाइन. एक स्ट्रेट कंडक्टर में हमने देखा कि इंडक्टेंस होता है. सिंगल फेज लाइन में, सिंगल फेज में क्या होता है, बेसिकली दो हमारे कंडक्टर्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड लाइव एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड न्यूट्रल. देयर आर 2 कंडक्टर्स. तो ये 2 कंडक्टर्स जो हमारे होंगे इनमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा व्हेनेवर देयर इज लोड कनेक्टेड ऑन द ईदर साइड. मतलब एक साइड में क्या किया हमने, कोई लोड कनेक्ट कर दिया. तो जैसे ही लोड कनेक्ट होगा देन देयर विल बी ए फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस दीज कंडक्टर्स. न्यूट्रल और लाइव में क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा. तो इन सिंगल फेज लाइन देयर आर 2 कंडक्टर्स और यहाँ पे क्या होगा, इन कंडक्टर्स का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा एंड देयर विल बी एन स्पेसिफाइड, एक इनका पिकुलियर टाइप का इंडक्टेंस जनरेट होगा ड्यू टू लाइव एंड न्यूट्रल. तो वो हम लोग पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग दैट इज इंडक्टेंस ऑफ ए सिंगल फेज लाइन. इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी इंडक्टेंस ऑफ ए 3 फेज लाइन्स विथ सिमेट्रिकल स्पेसिंग. एंड देयर इज अनदर थिंग दैट इज इंडक्टेंस ऑफ ए 3 फेज लाइन्स विथ एसिमेट्रिकल स्पेसिंग. तो हमें अभी तक ये पता है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ 3 फेज सप्लाई. एक ऐसा सप्लाई होता है वेयर वी हैव 3 वायर्स, लाइक अगर 3 वायर्स हम लोग कंसिडर करें देन वी हैव आर
देन वी हैव y एंड देन वी हैव b। ये हमारे 3 फेजेस होते हैं, बट एन एडिशनल वायर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ए 3 फेज सिस्टम दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। एक अलग से हम लोग वायर लगा सकते हैं इन 3 फेज सिस्टम, जिसको हम लोग न्यूट्रल भी बोलते हैं। तो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए सिमेट्रिकल स्पेसिंग, एसिमेट्रिकल स्पेसिंग, तो इट हैज़ नथिंग टू डू विथ ए न्यूट्रल वायर। तो यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल की बात नहीं करेंगे। बट अगेन यहाँ पे सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल क्या होता है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिंग और द पोजीशन ऑन हाउ दीज कंडक्टर्स आर प्लेस्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग डिटेल में अच्छे से समझते हैं कि तो यहाँ पे हमें 2 केस देना होगा। तो पहला केस में हम लोग देखते हैं क्या होता है कि वी हैव ए सिचुएशन, हमारे पास एक ऐसा कंडीशन है दैट देयर आर 3 वायर्स, 3 वायर्स हैं हमारे पास, जो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज किए हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली दैट अगर इसको हम लोग कनेक्ट करें 3 वायर्स को, तो दिस विल लुक लाइक एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, दैट द लेंथ ऑफ 10 साइड्स, इसका मतलब जो अलग अलग हमारे पास साइड्स हैं, अगर इनका डिस्टेंस देखें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आर देन वाई एंड देन बी, अगर हमारे पास इन 3 फेजेस को अगर हमने 3 एजेस ऑफ द ट्रायंगल माना है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द आर एंड वाई, लेट अस कंसिडर इट डी, this will be equal to the distance between b and y, again d, and that will be again equal to the distance between r and b, d। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो हमारे 3 फेजेस हैं, 3 फेजेस को हमने ऐसे रखा है कि दे फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन द डिस्टेंस बिटवीन r and y फेजेस, इसका मतलब r और y के बीच में जो डिस्टेंस होगा that will be equal to the distance दैट इज बिटवीन b एंड y, b और y के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा एज पर द डिस्टेंस बिटवीन r एंड y। अगेन ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन r एंड b। तो ऐसे केस में क्या होता है, इसको हम लोग सिमेट्रिकल स्पेसिंग बोलते हैं। ये सिमेट्रिकल स्पेसिंग बिटवीन द फेजेस हो गया। तो इस केस में जो हमारा इंडक्टेंस होगा दैट विल बी डिफरेंट टू एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट सिमेट्रिकल को अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बेसिक हमारा कंडक्टर है, इस कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट विल बी सिमेट्रिकल टू बी एंड आर। इसका मतलब आर फेज पे जितना मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है ड्यू टू द फेज वाई, दैट विल बी इक्वल टू द इफेक्ट दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय वाई ऑन बी। इसका मतलब वाई के कारण आर पे जितना इफेक्ट होगा, वाई के कारण बी पे भी सेम वही इफेक्ट होगा। तो यहाँ इस केस में जो इंडक्टेंस होता है ये थोड़ा डिफरेंट होता है देन द एसिमेट्रिकल स्पेसिंग। अब एसिमेट्रिकल स्पेसिंग क्या होती है उसको हम लोग देखते हैं। तो अब हमारे पास एक डायग्राम है जो कि राइट साइड में है। तो वहाँ पे वी हैव ए सिचुएशन वेयर द 3 फेजेस ऑफ द सप्लाई दैट इज आर वाई और बी, ये तीनों को हमने क्या किया है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हमने क्या किया है, प्लेस किया है। देन ऐसे कंडीशन में अगर ऐसे हमने लोकेशन फिक्स किया है ऑफ द कंडक्टर्स, देन द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड वाई, अगर इसको हम लोग डी माने, इस डिस्टेंस को अगर हम लोग डी डिस्टेंस मानते हैं, डी यूनिट्स मानते हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड बी विल ऑल्सो बी व्हाट, डी यूनिट्स। तो ये तो हमें अभी तक सेम मिल रहा है। बट इफ वी आर लुकिंग ओवर द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड बी फेजेस, इसका मतलब आर और बी फेज के बीच की डिस्टेंस को अगर हम लोग मेजर करेंगे, देन वी विल गेट टू नो दैट दिस डिस्टेंस इज डबल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड वाई एंड बी। दैट इज ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2d यूनिट्स हो जाएगा। इसका मतलब r और y के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज सेम टू द डिस्टेंस बिटवीन y एंड b फेज। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन r एंड v फेज इज 2d, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दीज 2 डिस्टेंसेस। तो ये क्या हुआ, ये सिमेट्रिकल नहीं हो पाया। एक ऐसा कंडीशन हुआ वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द 3 फेजेस इज नॉट सिमेट्रिकल। मतलब हर डिस्टेंस को अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल स्पेसिंग। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलेंगे
एसिमेट्रिकल स्पेसिंग बिटवीन द थ्री फेजेस। तो क्लियरली यहाँ पे ये विजिबल है हमें, अगर हम लोग ध्यान से इस चीज़ को समझे, देन वी हैव व्हाट, अगर आर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कुछ बन रहा है हमारा वाई पे एंड बी पे भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ड्यू टू आर, देन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज फेल्ट नियर वाई, वाई पे जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम लोग मेजर करेंगे, ये क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा देन द बी। बी पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्योंकि बढ़ जा रहा है आर से, तो मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी ए लिटिल वीकर देन व्हाट इज बीन गिवन टू द वाई फेज। तो ये बेसिक हमारा डिफरेंस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर स्ट्रेंथ चेंज हो रही है इन द डिफरेंट लोकेशन एंड एज पर एक्सपीरियंस्ड बाय डिफरेंट फेजेस, तो जो इंडक्टेंस की वैल्यू होगी दैट इज टू बी एक्सपीरियंस्ड बाय डिफरेंट फेजेस। इसका मतलब क्या होगा कि आर के कारण जो इंडक्टेंस फील होगा वाई को, दैट विल बी डिफरेंट टू वाई देन द बी। तो ये हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो अभी तक हमने देखा लाइन रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर क्या होगा, इंडक्टेंस ऑफ ए सिंगल फेज लाइन क्या होगा, इंडक्टेंस ऑफ ए थ्री फेज लाइन विथ सिमेट्रिकल स्पेसिंग जो अभी जस्ट हमने बात की, एंड द इंडक्टेंस ऑफ ए थ्री फेज लाइन विथ एसिमेट्रिकल स्पेसिंग। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। इसके बाद हमें क्या डिस्कस करना है, देयर विल बी ट्रांसपोज्ड लाइंस, कंपोजिट कंडक्टर्स, बंडल्ड कंडक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कब देखेंगे, जब हम लोग कंडक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फॉर नाउ हम लोग ये समझते हैं कि कंडक्टर बेसिकली एक ऐसा मीडियम होता है थ्रू विच द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इसमें भी अलग अलग तरह के हमारे कंडक्टर्स आएंगे जिसको हम लोग वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के सामने मैंने एक डायग्राम रखा है दैट रिप्रेजेंट्स एन कंडक्टर। एक कंडक्टर को ये रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली ACSR टाइप ये कंडक्टर है। और ये ACSR क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ ये हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं अबाउट कि एक कंडक्टर बेसिकली जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन में होता है, इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, बट बेसिकली उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और क्यों हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ये हम लोग थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब हमने पहले ही देखा था द मटेरियल दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द कंडक्टर्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज़ एल्यूमिनियम। हम लोग कॉपर का यूज इसलिए नहीं करते हैं, कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर देन एल्यूमिनियम, इवन देन हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन लाइंस। तो उसका रीज़न ये है कि कॉपर इज़ मोर एक्सपेंसिव देन एल्यूमिनियम। तो ये हमारे कॉस्ट वाले फैक्टर को कम करने के लिए भी यूज़ एल्यूमिनियम, और इसकी भी कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है। एंड एट सेंटर हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि स्टील का यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो शेडेड पार्ट है हमारा, तो ये जो कंडक्टर्स है बेसिकली दैट दीज कंडक्टर्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ स्टील। तो आउटर पार्ट पे हमारा एल्यूमिनियम है एंड द इनर पार्ट कंसिस्ट्स ऑफ स्टील। तो ये क्यों होता है, स्टील इज़ नॉट ए बेटर कंडक्टर देन एल्यूमिनियम, देन इवन हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टर। तो उसका कारण ये होता है कि एल्यूमिनियम खुद में एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, बट इट हैज़ नॉट दैट मच ऑफ ए मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मतलब इसमें जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है, मतलब ये जो जितने लेवल ऑफ स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है, ये बहुत कम होता है क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट मेटल होता है। तो क्या होता है विथ टाइम, ये क्या होगा, जहाँ पे ये हैंग किया जाएगा तो अपने वेट से ही क्या होता है, बहुत बार इट हैज़ ए टेंडेंसी टू लूज इटसेल्फ। इसका मतलब ये धीरे धीरे लूज हो जाएगा और ख़ुद का वेट भी नहीं संभाल पाएगा। और हमें पता है कि स्टील क्या होता है, बहुत ही अच्छा उसका एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। तो सेंटर में जो स्टील होता है, इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ फॉर द कंडक्टर टू बी हैंग्ड अराउंड द टावर्स। और एल्यूमिनियम का काम क्या है, इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हेल्प्स टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये बेसिक एक क्रॉस सेक्शनल एरिया था। क्रॉस सेक्शनल का मतलब ये हुआ कि अगर उसे हम लोग काट के देखें फ्रॉम द फ्रंट साइड, तो हमें कुछ एक कंडक्टर ऐसा नज़र आएगा।
तो ऐसे और भी अलग अलग टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन, जो कि हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये फॉर एन एग्जांपल ये आपका एक बेसिक टिपिकल हमारा कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन था। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइन रेजिस्टेंस। तो ये एक लाइन रेजिस्टेंस को अभी हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, अब हम लोग डिटेल में समझेंगे कि लाइन रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अभी के लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग आगे मिलते हैं। थैंक यू।